हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट वीडियो में हमने दाब आयतन कार्य पढ़ा था और दाब आयतन कार्य में मैक्सिमम वर्क -2.303 NRT log V2 अपॉन V1 पढ़ा था। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ रहे हैं। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है, यानी ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। और इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो व्युत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और किसी तंत्र और उसके परिपार्श्व की कुल ऊर्जा क्या होती है? स्थिर होती है। यही किसका नियम है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। तो इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। और दूसरा क्या है? एक ऐसी शाश्वत मशीन बनाना संभव नहीं है जिस पर बिना ऊर्जा व्यय किए कार्य प्राप्त किया जा सकते। तो ये ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसका लैंग्वेज हो गया। ऊष्मागतिकी प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, यानी ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम में क्या है कि आपके पास जो अभिक्रिया हो रही होती है उस अभिक्रिया में अभिकारक का जो द्रव्यमान होता है वो और उत्पाद का जो द्रव्यमान होता है वो दोनों बराबर होना चाहिए। यही किसका नियम है? ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है? अब जो हम पढ़ेंगे वो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप। तो देखो क्या होता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का जो गणितीय रूप है उसको हम कैसे पढ़ें और कैसे उसका मैथमेटिकल आता है फॉर्मूला, वो हमें देखना है। तो देखो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का जो गणितीय रूप है कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो आपके पास कोई तंत्र है, मेरे पास ये मैंने कोई तंत्र बनाया, क्लियर है? इसमें कोई गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? इसमें यह है गैस। इस गैस की जो गैस तंत्र है इसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी है? E1 है। आंतरिक ऊर्जा होती क्या है? कोई भी जो तंत्र होता है, जो आपने रिएक्शंस के लिए जो भी आपने रिएक्टेंट लिए हैं, अभिकारक लिए हैं, उनमें कंपन ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, उसकी आंतरिक ऊर्जा, उन सब ऊर्जाओं का जो कुल योग होता है उसको हम बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। और इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तंत्र की ये जो तंत्र है इसमें क्या भरी हुई है? गैस, यानी फर्स्ट। तो इसकी जो आंतरिक ऊर्जा वो क्या है? E1 है। और ये अवस्था ए में होता है। किस अवस्था में है? ए में। और इसका स्टेम जो आयतन है वो मान लिया मैंने क्या है? V1 है। और इस गैस को जब हम Q उष्मा देते हैं, अब जो एक बात बताओ, इसको हम क्या दे रहे हैं? Q उष्मा। मान लो किसी के पास 50 रुपए है, मैंने उसको 20 रुपए और दिए, यानी 20 रुपए उष्मा के रूप में दिए, तो उसके पास टोटल कितने हो गए? 70। तो उसकी ऊर्जा बढ़ी या घटी? तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ी। यानी किसी भी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? उसको Q उष्मा देकर बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? या उस पर कुछ कार्य करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है? या इस पर कुछ कार्य कर दो। तो मैंने आपसे कुछ क्या कहा है कि ये जो मैंने फर्स्ट जो ये लिया है, इसकी गैस तंत्र है, इसकी आंतरिक ऊर्जा E1 है और इसको मैंने Q उष्मा दी। तो जैसे इसको मैंने Q उष्मा दी तो ये जो तंत्र है अब कहाँ चला जाएगा? अवस्था B में चला जाएगा। और इसका आयतन कितना हो जाएगा? V2। और ये जो गैस है अब इसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी? E2। और इस पर एक भारहीन पिस्टन लगा हुआ होता, तो ये पिस्टन ऊपर की ओर चला जाएगा। इसका दाब कितना होता है? P। क्लियर है? अब हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को डिफाइन करेंगे। ये मैंने क्या लगा दिया? पिस्टन। इस पिस्टन पे दाब क्या लग रहा है? P। क्लियर है? तो ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप हम निकालेंगे कैसे। अब मैं आपसे कह रहा हूं, माना निकाय की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा E1 है। मान लो माना निकाय की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा कितनी मान ली मैंने? E1। क्लियर है? यदि निकाय पर
यदि निकाय को Q ऊष्मा, यदि निकाय को Q ऊष्मा दी जाती है, या ये निकाय Q ऊष्मा अवशोषित करता है, दी जाती है, तो इसकी ऊर्जा बताओ अब कितनी हो जाएगी। भाई पहले से E1 थी, इसको आपने ऊर्जा दी तो E1 प्लस कितनी हो जाएगी, Q हो जाती है। अब यदि निकाय पर क्या कार्य W कार्य किया जाए, तो आंतरिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कार्य और करोगे तो E1 प्लस Q प्लस और बढ़ जाएगी W हो जाती है। यदि यह आंतरिक ऊर्जा, यदि यह आंतरिक ऊर्जा कितनी मान लो E2 हो, तो मैं आप मुझे एक बात बताओ, तो E2 बराबर क्या लिख सकते हो भाई, E1 प्लस Q तो था ही, प्लस आपने वर्क कर दिया तो ये हो गया। अब एक बात बताना, इस E1 को मैं इधर ले जाऊं तो क्या लिखूंगा, E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू Q प्लस W। और ये चूंकि क्या है, ये अंतर है, तो मैं इस अंतर को किससे डिनोटेड कर दूं, डेल E से, तो डेल E इज इक्वल्स टू Q प्लस W। जो आपके पास ये समीकरण आई है फर्स्ट, ये समीकरण ऊष्मागति के नियम का गणितीय रूप है। क्या है, ऊष्मागति की प्रथम नियम का गणितीय रूप है, डेल E बराबर Q प्लस W। यही क्या है, गणितीय रूप है। अब ध्यान देना, Q व W क्या नहीं है, अवस्था फलन नहीं है। तो पहली बात तो आप ये समझो कि अवस्था फलन होता क्या है। तो अवस्था फलन होता है किसी निकाय के वे ऊष्मागति की गुणधर्म जिनके मान निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, यानी उसके प्रारंभिक यानी 1 पर और फाइनल, इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करते हैं। इस बात पर डिपेंड नहीं, उस पद पर निर्भर नहीं करते जिसके द्वारा अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। तो निकाय के वो गुण जो निकाय की अवस्था पर डिपेंड करते हैं। तो ये देखो अवस्था में परिवर्तन हुआ, E1 C2 में गया था, जबकि यहाँ Q1 और W अवस्था फलन नहीं है। जबकि डेल E यानी आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है, डेल E क्या है, अवस्था फलन। तो आपसे कोई एक चीज ये पूछे तो Q और W अवस्था फलन नहीं है, तो Q प्लस W क्या अवस्था फलन है, तो कहोगे हाँ, क्योंकि Q प्लस W का योग किसके बराबर होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यही ये अवस्था फलन हो जाएगा Q प्लस W। क्लियर है। अब हम बात करते हैं Q प्लस W के चिन्ह क्या होंगे। Q व W के चिन्ह, तो देखो मेरे पास कोई तंत्र है, क्या लिया मैंने, कोई तंत्र लिया। अब इसको यहीं से समझना, लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा मैं, ये तंत्र है। अगर तंत्र को आप कोई ऊष्मा देते हो, तो तंत्र को जब आप ऊष्मा दोगे तो Q धनात्मक, और तंत्र कोई ऊष्मा उत्सर्जित करेगा तो Q का मान आपको क्या लेना है, हमेशा ऋणात्मक। ये एक परिपाटी IUPAC के अकॉर्डिंग, तो ये आपको याद रखना है। तंत्र पर किया गया कार्य धनात्मक होगा, तंत्र के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ये परिपाटी आपको याद रखनी है। क्लियर है। तो हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं। मान लो निकाय द्वारा प्रसार कार्य किया जाए, तो मुझे एक बात बताओ, प्रसार कार्य, निकाय के द्वारा प्रसार कार्य किया जाए तो ऊष्मागति क्या अच्छा, प्रसार कार्य यानी W बराबर, प्रसार हो रहा था, प्रसार में क्या होता है, तंत्र कार्य करता है, तंत्र के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। तो मैं आपको एक बात, यहाँ पे देखो ये W जो है
ये W की वैल्यू यहाँ रखनी है, तो मैं इसका लिख सकता हूँ डेल E इज इक्वल्स टू क्यू, W का मान सीधा लिख देता हूँ P डेल्टा V, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ Q इज इक्वल्स टू डेल E प्लस P डेल्टा V। और इससे आप क्या समझे कि अवशोषित जो ऊष्मा होगी वो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि किए गए कार्य के योग के बराबर होगी। क्लियर है? अगर कोई प्रसार कार्य स्थिर आयतन पे हो रहा हो, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये आ गया तो प्रसार कार्य में एक वैल्यू लिखवाई थी आपको, प्रसार कार्य की 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, तो ये जो वर्क है ये प्रसार का है। संपीड़न की बात करें तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देना आप। क्लियर है? सेकंड, स्थिर आयतन की बात करें, स्थिर आयतन पे क्या होगा बताओ। अगर स्थिर आयतन पे कोई वर्क हो रहा होगा तो स्थिर आयतन पे डेल वी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से मुझे एक बात, तो पी डेल्टा वी की वैल्यू जीरो होती, डब्ल्यू बराबर जीरो हो गया, सो डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, तो डेल ई बराबर किसके बच गया, डेल इज इक्वल टू क्यू। अब एक बात बताओ, ये स्थिर आयतन पर हो रही तो स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा हो जाएगी, तो डेल इज इक्वल टू, मैं क्यू वी लिख देता हूँ, यहाँ छोटा सा वी लिख दिया, तो क्या पढ़ोगे आप इसको, स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसमें हम लिखते हैं, विलगी तंत्र में ऊर्जा परिवर्तन कितना होगा। अब एक बात बताओ, विलगी तंत्र है तो उसमें ऊर्जा परिवर्तन अगर आप पढ़ोगे तो क्या करोगे, विलगी तंत्र में Q इक्वस टू क्या होता है, जीरो, तो आप मुझे बताओ Q इक्वस टू जीरो लिखोगे तो डेल इक्वस टू किसके करोगे, W के, हो गया, तो डेल E माइनस डब्ल्यू इक्वस टू जीरो, तो आप इसको क्या पढ़ोगे कि विलगी तंत्र में आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि होती है, या मैं इसको कह सकता हूं विलगी तंत्र में तंत्र के द्वारा, माइनस डब्ल्यू है तो तंत्र के द्वारा कार्य करने पर आंतरिक ऊर्जा खर्च होती है। क्लियर है? तो ये हम पढ़ रहे हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे तंत्र की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा। तंत्र की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा हमें ये पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एंथैल्पी होती क्या है। अगर कोई बात आपसे बात करे कि भाई एंथैल्पी क्या होती है, तो पहले एंथैल्पी को मैं बता दूं किससे प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं H से। तो तंत्र की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा हम क्या पढ़ रहे हैं, एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप H से रिप्रेजेंट करोगे तो एंथैल्पी होती क्या है, तो एंथैल्पी क्या होती है, निश्चित दाब पर, किस पर, निश्चित दाब पर किसी प्रक्रम में, निश्चित दाब पर किसी प्रक्रम में अवशोषित या उत्सर्जित, अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा क्या कहलाती है, एंथैल्पी कहलाती है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से। और जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन P डेल्टा V, एंथैल्पी आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन कार्य के योग के बराबर होती है। क्लियर है? तो देखो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, माना
यानी H बराबर क्या लिख सकते हो आप, H बराबर PV लिख सकते हो। चलो अभी फिलहाल ये क्या मान लेते हैं, H बराबर E प्लस PV। माना किसी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन, या फिर आप इसमें देखो क्या है, देखो यदि किसी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन स्थिर आयतन पर किया जाए, स्थिर आयतन पे किया जाए अवस्था पर, तो dv बराबर यानी कि वस्तु जीरो, आयतन जीरो हो जाएगा, तो तंत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, सुन। तो डेल ई इक्वस टू किसके बच जाएगा, क्यों, वी के, क्योंकि वी नो दैट W इज इक्वस टू, W इज इक्वस टू क्या होता है PV, और जहां V इक्वस टू जीरो हो जाएगा तो W की वैल्यू अपना आप क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो देखो यदि डेल ई बराबर क्यू टू, और इस इक्वेशन को मैंने क्या कहा फर्स्ट, यदि तंत्र की अवस्था में परिवर्तन स्थिर दाब पर किया जाए तो तंत्र द्वारा किया गया कार्य, तो दाब स्थिर दाब यानी W बराबर कार्य तो P डेल्टा V होगा। क्लियर है। उष्मा गति के नियम से हम क्या लिख सकते हो, डेल ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो क्यू स्थिर आयतन की बात कर रहे हैं तो क्यू की वैल्यू क्या लिख दी, सॉरी उष्मा गति पर स्थिर दाब की बात कर रहे हैं ना, इस पे स्थिर दाब, तो स्थिर दाब पे क्यू की वैल्यू तो क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी, यस या नो, क्लियर। तो क्यूपी स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा है। यदि तंत्र का आयतन प्रारंभिक व अंतिम अवस्था में V1 व V2 हो तो समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, डेल ई को मैं लिख सकता हूँ E2 माइनस E1, क्यूपी का क्यूपी पी, तो डेल V को मैं क्या लिख सकता हूँ V2 माइनस V1, तो क्यूपी इक्वस टू क्या लिख सकते हो E2 माइनस E1, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा प्लस पी V2 माइनस V1, तो क्यू पी इज इक्वस टू क्या लिख सकते हो E2 माइनस E1 प्लस पी V2 माइनस P1, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। तो क्यू पी इज इक्वस टू, अब जो टू वाली टर्म्स है उनको एक साथ लिख दो, वन वाली टर्म्स को एक साथ लिख दो, तो E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1 हो जाएगा, समीकरण क्या आ गई थर्ड। और चूंकि H बराबर क्या होता है E प्लस PV, तो देखो क्यू पी का क्यू पी रख लिया, ई प्लस पी को, इसको मैं टू का टर्म्स तो H2 मान लेता हूँ, इसको H1, तो H2 माइनस H1 को मैंने क्या लिखा डेल H, तो क्यू पी इक्वस टू किसके आ गया डेल H। अच्छा ये टर्म्स याद भी रखना आप, मैं आपसे आगे जाके पूछूंगा क्यू पी इक्वस टू में क्या लिख सकता हूँ डेल H, और क्यू वी इज इक्वस टू में क्या लिख सकता हूँ डेल ई, क्यू वी इक्वस टू क्या लिख सकते हो आप डेल ई। इसको कैसे पढ़ते हैं, स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा और स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा एंथैल्पी के बराबर होती है। तो क्यूपी क्या हो गया, एक अवस्था फलन हो गया, तो समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं डेल ई इक्वस टू डेल एच माइनस पी डेल्टा वी, तो डेल एच इक्वस टू में क्या लिख सकता हूँ डेल ई प्लस पी डेल्टा वी, और यही होता था एच बराबर ई प्लस पी एंथैल्पी। तथा समीकरण 4 से किसी तंत्र के एंथैल्पी में परिवर्तन उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा तंत्र द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। आपका वो तंत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, नेगेटिव लिखा मैंने ये, क्लियर। तो ये है तंत्र की एंथैल्पी अपूर्ण। अच्छा इसमें अब जो बात याद रखनी है उसमें क्या याद रखनी है, ये कुछ टर्म्स हैं आपके पास, यानी इक्वेशन में आप कभी भी आगे जाके लिखूंगा डेल ई इक्वस टू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ क्यू वी, क्यू पी की जगह क्या लिखूंगा डेल एच, या मैं आपसे टर्म्स कहता हूँ डेल एच इक्वस टू क्या हो सकता है डेल ई प्लस पी डेल्टा वी। तो ये आपने है क्या पढ़ा है, तंत्र की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा। क्लियर है, ये टॉपिक खत्म हो। नेक्स्ट हम वीडियो में ऊष्मा धारिता पढ़ेंगे, और वो कल होगा ऊष्मा धारिता CP CV और उसमें संबंध। क्लियर है, थैंक यू।